आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को पढ़ने से पहले हम लोगों को उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा। वो हम लोगों को जानकारी मिलेगी इससे। ये कौन है? इसको अलेक्जेंडर कहा जाता था। यही है अलेक्जेंडर। इसी को विश्व विजेता भी कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने उस समय ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन कवर हुआ था, वर्ल्ड का डिस्कवर हुआ था, उस पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। अब इसके बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में कि ये कौन था, कहाँ से आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सिकंदर का पूरा नाम था अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर। इसके पिताजी या फादर का नेम था फिलिप। मदर का या माता जी का नाम था ओलंपिया। ये इंडिया पर अटैक करने के लिए आया था, आक्रमण करने। ये रहा इंडिया का मैप। इसने अटैक इस साइड से करा था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाली रीजन से। तो जब इसने पहले इंडिया पर अटैक करा तो इसने अटैक करा तक्षशिला पर, लेकिन उस समय वहाँ का रूलर का नाम था आम्भिक। आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसीलिए सिकंदर को यहाँ पर तो कोई युद्ध नहीं करना पड़ा इस वाले रीजन में। लेकिन जब वो आगे बढ़ा इस वाले रीजन की ओर, तो यहाँ पर उस समय रूलर थे पोरस। पोरस एक काफ़ी अच्छे रूलर हुआ करते थे। तो अलेक्जेंडर और पोरस की यहाँ पर वॉर होती है, युद्ध होता है झेलम रिवर पर। झेलम रिवर पर अलेक्जेंडर और पोरस की युद्ध होता है और इसी को हाइडेस्पीच का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध। झेलम का पुराना नाम था वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता था। इस युद्ध में अलेक्जेंडर वॉन, अलेक्जेंडर जीत गया था और पोरस हार गया था। लेकिन अलेक्जेंडर पोरस की ब्रेवरी से काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और उन्हें उनका एम्पायर रखने के लिए दे दिया था और कहा, डिमांड रखी थी कि पोरस अलेक्जेंडर की साइड से वॉर लड़े। अब यहीं पर एक रोल आता है अलेक्जेंडर की वाइफ का नाम था, अलेक्जेंडर की वाइफ का नेम था क्या था नेम? रेक्सोना। इन्होंने राजा पोरस के राखी बांधी थी और अपना भाई माना था। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पता था। अब जब अपने इंडिया का ये मैप देखा होगा तो आपको पता होगा
अगर यहाँ पर ये झेलम नदी है, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर झेलम नदी है तो इसके बाद आएगी व्यास रिवर। व्यास रिवर। अब यहाँ पर बात ये हुई थी कि जो सिकंदर की सेना थी वो काफ़ी समय से युद्ध में उलझी थी और काफ़ी समय से घर वापस नहीं गई थी। यहीं पर लेकिन एक और इंसान का रोल आता है, वो है चाणक्य। वन ऑफ द, इनके बारे में क्या कहा जाए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स दैट आवर कंट्री एवर हैड। ये स्टेटमेंट मेरी से काफ़ी होगी चाणक्य की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए। अब यहीं पर एक चाणक्य का रोल आता है, वो रोल होता है कि चाणक्य, जब सिकंदर का अटैक हुआ था भारत पर, तब चाणक्य तक्षशिला के टीचर या प्रधानाचार्य थे। तो जब आंभिक ने, ये जो आंभिक है, इन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करी तो ये भागते हुए गए किसके पास, नंद डायनेस्टी के रूलर के पास, जिसका नाम था धनानंद। अब ये नंद डायनेस्टी क्या थी, उस समय इंडिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट या प्रांत हुआ करता था उसका नाम था मगध। उस समय मगध पर जो रूल कर रही थी डायनेस्टी वही थी नंदा डायनेस्टी। लेकिन ये जब चाणक्य जब चाणक्य धनानंद के पास पहुँचे, धनानंद एक अच्छा रूलर नहीं था, ये अयोग्य शासक था, अयोग्य। ठीक है, तो जब चाणक्य इसके पास पहुँचे तो इसने चाणक्य की बात को तो नहीं इम्पोर्टेंस नहीं दी और चाणक्य पे लात भी मार दी और अपने एम्पायर से बाहर निकाल दिया, अपने फोर्ट से बाहर निकाल के फेंक दिया। तो यहाँ पर तो चाणक्य की बात नहीं गली। तो चाणक्य जब तक्षशिला वापस जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, जो कि उस समय बच्चा था। तो चाणक्य तभी से ठान लेते हैं कि चाणक्य धनानंद को इस बच्चे की सहायता से हराएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी, धनानंद से भी इम्पोर्टेंट उस समय जो इंसान था वो था ये सिकंदर। ये इंसान धनानंद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर इसने इंडिया पे कब्जा कर लिया तो धनानंद तो जाएंगे ही और साथ में इंडिया पे भी किसी और का कब्ज़ा हो जाएगा, तो कि जो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं थी। तो इन्होंने कई सारी अफवाह फैलाई कि व्यास नदी नहीं पार करो। इन्होंने कहा जो इंडिया है वो है देवभूमि, तो यहाँ पर अगर सिकंदर की सेना आक्रमण करने जाएगी तो उनके साथ बुरा होगा, ऐसा श्राप लगेगा। दुनिया भर का जो भी उस समय था वो बताया कि ये चीज़ें होंगी। तो सिकंदर की सेना तो पहले मैंने बताया था कि काफ़ी समय से घर वापस नहीं गई थी और थकी हुई थी, और ऊपर से यह अफवाह फैल गई तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यास नदी, कौन सी नदी सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। एक पूछा जाता है पोरस और अलेक्जेंडर की वॉर के बारे में, किस नदी के तट पे हुआ था या विच रिवर के किनारे पे हुआ था, ये सब पूछा जाता है।
तो आप इसे देखते रहिएगा, ये मैंने बता रखा है यहाँ पर। अब जब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया, तब हुआ ये कि सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था 326 BC और 323 BC में सिकंदर की डेथ हो जाती है ईरान के बेबीलोन शहर में। सिकंदर का एक घोड़ा भी था जिसका नाम था बुके फराल, उसकी भी डेथ यहीं बेबीलोन में हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की एंट्री होगी जिसका नाम है, अब सिकंदर जब भारत पर अटैक करने आया होगा तो उसके साथ उसकी सेना आई होगी, साथ में आए होंगे सेनापति। तो सिकंदर के 2 इम्पोर्टेंट सेनापति थे, एक सेल्यूकस निकेटर और दूसरे का नाम था निर्याकस निकेटर। ठीक है, ये था थल सेना प्रमुख, मतलब ये आर्मी का हेड था और ये नेवी का, नौ सेना प्रमुख। तो जब सिकंदर वापस गया तो निर्याकस ये तो वापस चला गया, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को ये बात पता थी कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है जो किसी ने फैलाई है कि अगर हम लोग व्यास नदी पार करेंगे तो कुछ बुरा होगा। तो ये वापस जाने के बाद फिर इंडिया पर अटैक करने वापस आ गया। लेकिन जब ये वापस अटैक करने आया उस समय रूलर बदल गया था मगध का, और नया रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रगुप्त रूलर कैसे बना और उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो जब इसने सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मगध पर अटैक करा तो उस समय नया रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों का क्लैश हुआ, आपस में युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य won द बैटल। चंद्रगुप्त ने बैटल को जीत लिया और साथ में कुछ एरिया इसकी बेटी से शादी करी जिसका नाम था कार्नेलिया या फिर हेलन। ये दोनों एक ही के नाम हैं, आप लोग 2 अलग अलग मत समझिएगा। और साथ में कुछ एरिया भी लिया, जिस एरिया का नाम था एरिया पहला एराकोसिया, जदरोसिया और पेरिप्लसनाई अरोनिशदे। ये 4 एरिया सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य ने एज ए गिफ्ट शादी के गिफ्ट के तौर पे सेल्यूकस निकेटर से मांगे। यही जो आज के 4 एरिया हैं ये बनते हैं पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। ठीक है, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो धनानंद था
ये कैसे गायब हुआ और इसकी जगह चंद्रगुप्त मौर्य रूलर बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को मारा और इसकी भी बेटी से शादी करी जिसका नाम था दुर्धरा से शादी करी। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की रेन लिखी हुई है, मतलब शासक उसने कितने साल करा, लेकिन यहाँ पर ये एरर है। 322 कर लीजिएगा, 322 से 297 BC। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की रही इमेज। अब हम लोग आगे देखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पर हम लोगों को ये भी पता चलता है अलेक्जेंडर ने अटैक क्यों करा था। वो करा था हाथियों के लिए। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने तो शादी कर ली थी, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करी थी कार्नेलिया से, जो कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो गिफ्ट लिया था और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 एलिफेंट्स या हाथी गिफ्ट करे थे सेल्यूकस निकेटर को। साथ में आपको सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज, जिसका नाम था, काफ़ी फेमस है, आपको ज़रूर याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसकी मेगास्थनीज ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार पूछी गई है, अनलिमिटेड टाइम पूछी जा चुकी है, मतलब ये तो याद ही रखना है आपको, बेसिक्स है ये हिस्ट्री का, ऐसे आप याद रखिए। अब हम लोग देखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, यानी कि मतलब प्राइम मिनिस्टर, एडवाइज़र, आप कुछ भी समझ सकते हैं, वो कौन था? वो था चाणक्य। आपको याद होगा कि चाणक्य ने काफ़ी हेल्प करी थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की रूलर बनने में। तो ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम था अर्थशास्त्र। लेकिन ये जो इसका नाम है अर्थशास्त्र, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है इकोनॉमिक्स, लेकिन ये बुक थी राजतंत्र के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस की ये बुक थी। और इंडिका और अर्थशास्त्र, इन दोनों में हमें मौर्य शासनकाल में के समय की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी अर्थशास्त्र बुक में चंद्रगुप्त ने सप्तांग सिद्धांत भी दिया है, जो कि राजा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा, सप्तांग सिद्धांत इसमें दिया गया है। और भारत का चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है, इंडियन मैकियावेली भी बोला जाता है। इंडिका बुक से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि इस समय जो साम्राज्य था वो 7 भागों में बटा था। साम्राज्य 7 भागों में
भागों में बटा था, इसका मतलब ये नहीं, समाज 7, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, समाज। सात भागों में बटा हुआ था। ठीक है। और एक बुक और आप याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस। इसमें इसके लेखक हैं वैशाख दत्त, और इसमें जो नंद वंश है, नंद डायनेस्टी है, इसके एंड की बात करी गई है, और मौर्यन एम्पायर के ओरिजिन या राइज की बात करी गई है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। जिन्हें हिंदी में अभिलेख बोला जाता है, वो दो हैं, महास्थान अभिलेख और शाहगौर अभिलेख। शाहगौर अभिलेख गोरखपुर से मिला है, और महास्थान अभिलेख बंगाल से। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना है, जो कि है, इसमें थोड़ा मिटा देता हूँ। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या अभिलेख, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे लिखवाया था रुद्रदामन। इस इंस्क्रिप्शन में अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये रुद्रदामन कौन था, किस डायनेस्टी से रिलेटेड था, ये किंग था, और ये रिलेटेड था सातवाहन डायनेस्टी से। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया था, और इसमें जानकारी मिलती है सुदर्शन झील के बारे में, जिसका निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन आपको कई समय तक याद रखना होगा। जूनागढ़, ये सुदर्शन झील का पुनः निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन कराया था रुद्रदामन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक राज्यपाल या गवर्नर हुआ करते थे, इनका नाम था पुष्यभूति वैश्य। पुष्यभूति वैश्य, ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि अभी एक इनके बाद एक डायनेस्टी आएगी जो होगी सुंग डायनेस्टी, उसके फाउंडर होंगे पुष्यमित्र सुंग। तो आपको ये वैश्य और सुंग में अंतर पता होना चाहिए कि ये अलग अलग हैं दोनों, ये एक ही नहीं है। अब हम लोग आगे के बारे में बात करते हैं, पुष्यभूति वैश्य। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक लैंग्वेज में एंड्रोकोडस कहा गया है, एंड्रोकोडस। ये चीज़ हम लोगों को सबसे पहले बताई थी विलियम जोन्स ने ये बात बताई थी कि ये जो एंड्रोकोडस और सेंड्रोकोडस हैं, ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं। अब एक और चीज़ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रिलीजन अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य वो था
जैन रिलीजन को अपनाया था। तो ये श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये संलेखना विधि होती है, इसमें हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। ये जैन रिलीजन में करी जाती है। काफ़ी जो आपने आए दिन खबर भी सुनी होगी कि कई जो काफ़ी अच्छे जैन रिलीजन के सेंट या फिर आप साधु बोल सकते हैं, भिक्षुक होते हैं, वो सब संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागते हैं। अभी हाल ही में 1 या 2 साल पहले कोई बहुत फेमस रिलीजन गुरु थे जिन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। और ये जो गए थे, ये गए थे भद्र बाहु के साथ। अब ये भद्र बाहु कौन है, ये आपको जानने के लिए आगे ऐसे ही लेक्चर को कंटिन्यू करना होगा। आगे की इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।